नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है वेद आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, ये अपना जो बैच है पीएसआई प्लस आरएस प्रीलिम्स, इसके लिए अपना बैच चलेगा। कंबाइंड बैच है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के इसमें छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि अभी पीएसआई की 1015 वैकेंसी आई है, जो अब तक की सर्वाधिक वैकेंसी है। यदि आप भी थानेदार बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी वर्दी हो, स्टार हो, लोग आपकी एक अलग ही रेस्पेक्ट करें, ऐसी वैकेंसी ये आई है दोस्तों। और काफी समय के बाद आई है। 2021 में ये वैकेंसी होनी थी, लेकिन 2025 आ गया। ठीक है, तो अब जाकर के आपको मौका मिला है थानेदार बनने का। लगभग 896 पोस्ट तो इसमें एपी वाली है, यानी उप निरीक्षक वाली पोस्ट है, जो इतनी पोस्ट आज तक कभी नहीं आई। अब हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि बैच शुरू होने वाला है 25 जुलाई 10:30 बजे सुबह से हिंदी इंग्लिश मीडियम में। और फीस भी नॉमिनल है, मात्र 17,000 के लगभग रुपए आपको देने हैं। और उसमें आपका टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्लास वगैरह ऑफलाइन पूरा आपको इसमें मिलने वाला है। तो यदि आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, एकदम कि हमारे ऊपर अच्छे से काम किया जाए पूरी टीम के साथ, यहाँ आपको पूरी टीम मिलेगी, हिंदी के बेस्ट टीचर मिलेंगे, 2 घंटे डेली उसकी क्लास आपकी होगी। और मान लो कि आपकी एग्जाम, अभी एग्जाम डेट तो आया नहीं है यदि मान लो एग्जाम डेट 5 महीने बाद की आती है, तो क्लास ड्यूरेशन उस हिसाब से बढ़ जाएगा। यदि मान लो एग्जाम 2026 में होती है और 8-9 महीने बाद होती है, तो फिर आपकी 6-6 घंटे क्लास ऐसे चलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी क्लास का टाइम क्या रहेगा। ठीक है, और आपकी एग्जाम जो डेट आएगी उससे महीने 1.5 महीने पहले आपका कोर्स बहुत अच्छे से करा के और आपके टेस्ट वगैरह लेकर के आप दो एकदम तैयार कर दिया जाएगा। तो वेद आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभात सैनी सर, सीकर खंडेला जिला का रहने वाला हूं। देखो भाई, न चिंता न फिकर, गांव खंडेला, जिला सीकर। ठीक है, ये अपना छोटा सा परिचय है। और 15-20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। काफी बच्चों को मैंने सक्सेस करवाया है, आरएस में, आईएएस में, पीएसआई में। और पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे वो पीएसआई का इंटरव्यू हो या आरएस का इंटरव्यू हो या आईएएस का इंटरव्यू हो, इसके लिए बच्चा कहीं ना कहीं एक बार तो मुझसे वो मिलके जाता ही है, यानी उसका मॉक इंटरव्यू मेरे पैनल में हुआ ही है। और ये सौभाग्य है कि मेरे पैनल में आया हुआ जो बच्चा है, उसको लगभग लगभग वो सेलेक्ट होता है, यानी उसको इतना अच्छा गाइडेंस मैं दे देता हूं कि फिर उसको इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपका जो रिटर्न वाला एग्जाम है दोस्तों, उसमें एक पेपर तो आप जानते हैं पूरा हिंदी है, 200 मार्क्स का। दूसरा पेपर है जीके एंड साइंस, जिसको हम जीके जीएस बोल देते हैं। अब अपने राजस्थान के अंदर जो आपका पेपर होगा, इसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों स्तर का जीके जीएस आता है। तो आप जानते हैं कि भाई हिंदी है पहला जो आपका पेपर होगा, इसमें पेपर फर्स्ट। तो पेपर जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट पेपर तो आपका पूरा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो हिंदी तो हमारे यहाँ दीपक यादव सर पढ़ाएंगे, बहुत अनुभवी टीचर हैं और 8 भाषाओं के ज्ञाता हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के एक्सपर्ट हैं। वो संस्कृत भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता हिंदी आपको कोई अच्छे से समझा पाएगा। तो आपको यहाँ एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। हमारा जो बैच है वो आपको लगभग 201 बच्चों का बैच मिलेगा एक बार में। ठीक है, ये नहीं कि 2-2 हजार बच्चों की भीड़ की तरह ठूंस दिया और टीचर दिख ही नहीं रहा है, बस आया, लेक्चर दिया और चला गया। आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप उसके अंदर पर्ची भेजोगे, या कुछ भी मान लो आपने पूछा, टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी बेचापड़ा, उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर वो आपकी पर्चियों को सुनने लग जाए या एक एक बच्चों पे ध्यान दे, तो वो तो दिन भर यही करता रहेगा। तो फिर आपको ये मायूसी रहती है कि यार हमें तो टीचर ध्यान ही नहीं देता है। और आप जानते हैं जब वैकेंसी आती है तो एक बाढ़ सी आ जाती है स्टूडेंट्स के। तो ऐसे में कोचिंग वालों का एक ही टारगेट होता है कि भैया येन केन प्रकारेण इनका सिलेबस हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे ये किया गया कि भैया हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। हमारे जो डायरेक्टर हैं विजय वेद सर, उनका एक ही हमें ये मैसेज है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं चाहूंगा, बेस्ट क्वालिटी से एकदम फ्री होके पढ़ाओ। ठीक है, आपके ऊपर किसी तरह का ये दबाव नहीं है कि कोर्स इतने घंटे में पूरा करो, बढ़िया क्वालिटी के साथ करो ताकि हम रिजल्ट दे सके। तो हमारी जो क्लास होगी वो एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासें होंगी, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे जीके और साइंस के अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। अच्छे टीचर यहाँ पे टीम है हमारी, और जिनको काफी अनुभव है, ठीक है, अपनी अपनी फील्ड का। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिल्ली और राजस्थान के दोनों टीचर्स हैं।
तो दिल्ली के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स, मान लीजिए कोई साइंस का टीचर है, कोई मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर है, कोई भूगोल का टीचर है, और राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं जैसे मान लीजिए राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान के टीचर से बेस्ट कोई नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, और दिल्ली राजस्थान के बेस्ट टीचर, कम संख्या में रिजल्ट आधारित आपको क्लास यहाँ मिलने वाली है। तो यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि भैया इसी बार में नौकरी लग जाऊं, तो आपका स्वागत है वेद आईएएस एकेडमी में। आप यहाँ ज्वाइन कीजिए, 25 तारीख से हमारा बैच है। और इस पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो 1 महीने तक फ्री क्लास दे। कि भैया देखो नॉर्मली क्या होता है कोचिंगों में आप जाते हैं तो कि जो बढ़िया बढ़िया टीचर हैं उनकी पहले आपको क्लास दे दी जाती है, और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छे हैं, तुर्रम खान जैसे, वो आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे, और 2-4 टीचर के बाद में फिर वही उनके पास भी उसी तरह का होगा कि भाई ठीक है कोई भी पढ़ा रहा है, लेकिन अब आप सोचते हैं यार अब कहाँ जाएं। तो भैया हमारे यहाँ पे क्या कि जितने भी टीचर हैं ये इनकी एक क्लासें ऑनलाइन आपको दे दी कि भैया पहले आप इन टीचर्स का डेमो ऑनलाइन देख लो, उसके बाद 1 महीने तक हर टीचर की 6-6 घंटे की, मतलब 6-6 दिन तक क्लास लगातार लगा दी जाएंगी, और उन टीचर्स को आप परख लो कि भैया ये टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया है तो आप स्वागत है वेद आईएएस एकेडमी में, अन्यथा कोचिंग बहुत बड़ी है। और ये भी मान के चलो कि देखो कोचिंग सब होती है ना वो बराबर ही होती है, टीचर सब ही अच्छे होते हैं, टीचर मैं भी हूं तो टीचर्स कोई बुरा नहीं होता है। आपको जो बेहतर समझा दे, आपको जो अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, वही आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर है। और जो कोचिंग आपका ध्यान रखे कि आपको टाइम पे कोर्स कराए, आपको स्टडी मटेरियल बढ़िया दे, ठीक है, इसके अलावा वहां अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएं, वो आपकी बात सुने। कोचिंग आप आते हैं डाउट लेकर के, और जब जाएं तो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो हमारी संस्थान के अंदर बेस्ट टीचर्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट टीम मेकिंग टीम है। इसके अलावा वेद आईएएस एकेडमी के अंदर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं लेकर के आ रहा है वेद आईएएस एकेडमी, और वो भी एक नॉमिनल फीस के अंदर दोस्तों। और ऑनलाइन तो बहुत ही कम फीस है, लगभग 7,000 फीस है, जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम आएगा उससे भी 1-1.5 महीने पहले आपका कोर्स हम पूरा करवा देंगे, और खूब टेस्ट लेके आपको पूरी तरह प्रिपेयर करके भेजेंगे, ताकि आप 400 में से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। क्योंकि देखो कि उसमें यह कहा गया कि भाई 400 का जो पेपर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और जीके, इसमें दोनों में एग्रीगेट आपको 40% लाना है, ठीक है। वैसे हिंदी में 36 लाना है एक पेपर में, और जीके साइंस में भी 36, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के दोनों पेपर यानी 200-200 का औसत एवरेज 40% कम से कम होना चाहिए। लेकिन उस 40% में भैया चयन नहीं होने वाला है, तो चयन करने के लिए कम से कम आपको कितना चाहिए, 70-80% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा भैया, तो जैसे पेपर फर्स्ट है इसमें, ये तो है हिंदी, ठीक है, तो हिंदी तो आपको दीपक सर पढ़ा देंगे। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा पेपर है, ठीक है, सेकंड पेपर है, ये है आपका जीके एंड साइंस, जिसको हम आम बोलचाल में बोल देते हैं जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज। तो ये जो है इसमें हमारी एक पूरी टीम है, ठीक है, और इस टीम में अच्छे अच्छे योग्य टीचर्स हैं, दिल्ली और राजस्थान के बेस्ट टीचर्स की हमारी टीम है। हिंदी में दीपक सर पढ़ाएंगे, तो 200 मार्क्स तो आपके दीपक सर के हैं ही। तो इसका मतलब मैं कई बार मजाक में दीपक सर को और बाकी टीम को बोल देता हूं कि भाई देखो ऐसी बात है कि पीएसआई मतलब हिंदी, जिस बच्चे ने हिंदी के ऊपर पकड़ मजबूत कर ली उसका बेड़ा पार है पीएसआई में, मतलब वो थानेदार बन ही जाएगा। भाई बात ऐसा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 200 नंबर का है, बढ़िया हिंदी आती है, तो 200 में तुम 200 लाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, ठीक है। और ये जो है ये तो भैया देखो कितना ही पढ़ लो, सब इसमें क्या होते हैं कि भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तो भी मान लो 100 ले आएंगे, 150, बहुत रेयरली आते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी आपका बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस हो। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
नौकरी लगने के बाद भैया ऐसा है कि बाकी सारे सब्जेक्ट तो तुम्हारे काम नहीं आने हैं, कोई सा भी। ठीक है, हिंदी चलो लिखा पढ़ी में, रोज नामचा बनाने में काम आ जाएगी, एफआईआर वगैरह में काम आ जाएगी, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है ना भैया, ये पैदा होने से और मृत्यु तक हर व्यक्ति के काम आता। बिना पैसों के, बिना अर्थ के, बिना धन के कोई काम नहीं होता है। इसलिए ये हर किसी का इंटरेस्टिंग और इच्छा बड़ा विषय होता है। तो अब हम दोस्तों किस में बात करेंगे? इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अब देखो अपने सिलेबस में एक तो है इंडियन इकोनॉमी और दूसरा अपना है राजस्थान इकोनॉमी। पहला तो क्या है अपना इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और दूसरा है अपनी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और राजस्थान अर्थव्यवस्था का मतलब है इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और इतना गारंटी देता हूं आपको, मैं वारंटी नहीं दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुम मुझसे ये पढ़ लिए तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें 100% की गारंटी। तो भाई मैं भगवान नहीं हूं, मेरे को भी एक बार पेपर में बिठा दूं तो एक बार हो सकता है एक आधे प्रश्न में मैं भी फंस जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें 90% से 95% तक की गारंटी देता हूं कि इतने प्रश्न मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा, यानी इतने आप कर पाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 साल का मुझे भी भाई अनुभव है, आईएएस, आरएस, पीएसआई, इसके अलावा बहुत सारी जो अन्य एग्जाम्स है उनको पढ़ाया, 7 राज्यों में मैं पढ़ा चुका हूं, तो अनुभव है। और एक शिक्षक के नाते उसका यही विशेष होता है कि भाई वो आपसे थोड़ा सीनियर है, आपसे चीजें ज्यादा जानता है, वो चीजों को सरल बना देगा। तो मैं तो बोलता हूं ना, कोचिंग का रोल इतना ही है कि वो आपको चीजों को आसानी से समझा देगा। ठीक है, अब दोस्तों हम सीधा आगे बढ़ते हैं और अपना जो ये सिलेबस है इसको डिकोड करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, राजस्थान इकोनॉमी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब चीजें अपने को देखना है। तो देखो सिलेबस में क्या लिखा है उस पे तो जाओ मत, अपन तो सीधा ये देखेंगे भाई अपने को टॉपिक क्या क्या करना है। तो आज चूंकि आपकी पहली क्लास है और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, तो इसको अगर मैं बात करूं तो देखो पहला तो तुम्हारा है कि भाई अर्थव्यवस्था, ये जो है अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र का परिचय, बेसिक परिचय। भाई पहले तो तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना वो है क्या ये तो पता होना चाहिए। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे कि भाई जैसे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, एग्रेरियन अर्थव्यवस्था क्या होती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ये सब तो हम किस में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की, भाई ये क्या है। फिर मांग क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर उत्पादन के साधन क्या होते हैं। एक हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद में जो तुम्हारा सेकंड टॉपिक है वो है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। दूसरा जो टॉपिक है ये क्या है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है, दोनों में अंतर क्या है, और इन दोनों के लिए जो सूचकांक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड जारी करता है जिस आधार पे दुनिया को 3 भागों में बांटता है, लो इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी और हाई इनकम इकोनॉमी। और यूएनडीपी इसके लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें तुम पढ़ते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ये सब इसमें तुम 5-6 रिपोर्ट्स पढ़ते हो। फिर इसके अलावा जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक वगैरह,
तो ये इसमें तुम आप देखोगे। तीसरा जो तुम्हारा टॉपिक है वो है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, देखो अगर कोई टीचर तुम्हें नेशनल इनकम या मान लो बजट ये बहुत अच्छे से पढ़ा दे तो तुम समझ लेना उसको इकोनॉमिक्स आती है, क्योंकि ये टफ टॉपिक माना जाता है इकोनॉमिक्स में, टेक्निकल होते हैं। कि अगर ये दो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझा दे, बाकी तो इकोनॉमिक्स में क्या भाई, बैंकिंग हर कोई पढ़ा देगा, संस्थाएं हर कोई करा देगा, गरीबी बेरोजगारी हर कोई करा देगा, कृषि उद्योग कोई भी पढ़ा देगा, उनमें है ही नहीं ऐसा। लेकिन टेक्निकल जो चीजें हैं वो आपको बेटा या तो नेशनल इनकम में देखने को मिलेगी या फिर फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। और वो चीजें अगर आपको सिंपली समझ में आ जाए तो मान लेना कि हाँ भाई हमें सब कुछ अच्छे से आ रहा है। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद में अगला जो तुम्हारा टॉपिक है, तो इस राष्ट्रीय आय में तुम क्या क्या पढ़ोगे नेशनल इनकम में, एक तो पढ़ोगे नेशनल इनकम क्या है, दूसरा तुम इसमें पढ़ोगे कि भाई जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, करंट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आय विधि से गणना कैसे होती है, व्यय विधि से गणना कैसे होती है, उत्पाद विधि से गणना कैसे होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, निजी आय क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ठीक है, वैयक्तिक आय। फिर इसके अलावा तुम इसमें देखोगे कि गणना करने वाली संस्था एनएसओ उसके बारे में, और राष्ट्रीय आय की गणना विधि में क्या क्या चैलेंज हो रहे हैं। और फिर एक चीज और मैं करूंगा कि जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, उस टॉपिक के कंप्लीट होते ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो भी आपको पूछेंगे। इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स के अंदर जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए वो भी दे दूंगा, ताकि भैया सेम ही सिलेबस है, एक ही संस्था एग्जाम ले रही है, तो हो सकता है आपका लेवल भी इस बार बढ़ जाए, इसलिए तुम अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक है। फिर तुम्हारा बेटा जो अगला चौथा टॉपिक है, ठीक है, उसको हम मान लो ले लेते हैं एग्रीकल्चर को ही, यानी राष्ट्रीय आय के बाद कृषि। अगला टॉपिक क्या हो गया अपना, कृषि। हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, राष्ट्रीय आय, ठीक। और उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है कृषि। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि भाई एक तो कृषि जो है ये होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कृषि क्रांतियां कौन कौन सी है, कृषि करने की जो मेथड है, विधियां हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ठीक है, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, मोरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, पोमीकल्चर, ये सब क्या होती है। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, फिर किसानों की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, और सरकार की योजनाएं क्या हैं। तो इसमें सारी जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो अक्टूबर में लॉन्च होगी, अभी हुई नहीं है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया 2 दिन पहले, वो सारी योजनाओं तक आपको इसमें पढ़ाऊंगा, और भर भर के क्वेश्चन आएंगे इससे, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्री, उद्योग। अगला टॉपिक क्या है, वो है उद्योग। अब देखो इंडस्ट्री या जो उद्योग वाली बात है, तो इसमें एक तो अपन ये पढ़ेंगे कि भाई इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे विलेज इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है। इसके बाद में आप इसमें देखोगे जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी होती है। तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज हैं बेटा अपनी, इसमें जैसे 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, फिर 1991 की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके बाद में 1956 की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और 1991 की थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तीनों औद्योगिक नीतियां देखोगे, एलपीजी रिफॉर्म्स और उनका प्रभाव देखोगे, ठीक है। इसके बाद में एमएसएमई और उनके बारे में पढ़ोगे, उनके चैलेंज क्या हैं, फिर सरकार की योजनाएं क्या क्या है इंडस्ट्री को लेकर, और इंडस्ट्री 4.0, स्टार्टअप वगैरह, स्टार्टअप इंडिया वगैरह, ये सारी चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद में जो छठवां टॉपिक है वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र से हालांकि कम प्रश्न आते हैं, चूंकि अच्छी स्थिति में है भारत का, लेकिन फिर भी इसमें सर्विस सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे जो इनिशिएटिव्स हैं और जो इसकी वर्तमान स्थिति है, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर बेटा सातवां जो टॉपिक आपका, सेवंथ जो टॉपिक है वो आपका रहेगा पॉवर्टी। कौन सा टॉपिक रहेगा, पॉवर्टी यानी गरीबी। कौन सा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट अपना, गरीबी।
तो गरीबी में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हम देखेंगे भाई गरीबी का मतलब क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे गरीबी कितने प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट और फिर रिलेटिव पॉवर्टी, फिर गरीबी क्यों होती है, गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई, सरकार की क्या योजना है, ठीक है, और गरीबी का मापन कौन करता है, हाल ही के जो डेटा है वो क्या क्या है, और गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी आपको इसमें देखना। देखो पहले तो तुम्हें सिलेबस याद होना चाहिए, पर कोई भी टीचर तुम्हें बेवकूफ बना के चले हो गया जी, तो पूरा सिलेबस तुम्हारी टिप पे होना चाहिए कि भैया पॉलिटी में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, इकोनॉमी में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, राजस्थान हिस्ट्री में ये, राजस्थान भूगोल में ये, हर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से उसको कर पाओ। फिर इसके बाद अगला जो 8वां टॉपिक है बेटा तुम्हारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अब देखो बेरोजगारी जो है इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट में एक तो ये देखना भाई बेरोजगारी का मतलब क्या है, दूसरा बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, गांव में कौन सी पाई जाती है, शहरों में कौन सी पाई जाती है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के समाधान के उपाय क्या है, बेरोजगारी का आकलन कौन करता है, कैसे करता है, ठीक है। फिर बेरोजगारी निवारण के लिए भारत सरकार की योजनाएं क्या क्या है, यहां आपको ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजें हम इसके अंतर्गत देख लेंगे आराम से, पीवाईक्यू भी देख लेंगे और अभी के हाल ही की जो योजनाएं हैं वो भी पढ़ लेंगे। फिर नोवा जो है वो है बेटा तुम्हारा प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, भारत में नियोजन, ठीक है। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो समाप्त कर दी गई है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से, लेकिन बेसिक बेसिक इसके बारे में हम लोग नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, और 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं उनका ब्रीफ नॉलेज यहाँ पे अभी भी देखेंगे, चूंकि कई बार प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो 10वां टॉपिक आपका है वो है फिस्कल पॉलिसी। कौन सा है, फिस्कल पॉलिसी, इसको कहते हैं अपन राजकोषीय नीति, क्या बोलते हैं इसको, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तो देखो राजकोषीय नीति जो है ना इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो भाई ये देखना है ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, फिस्कल पॉलिसी कहते किसको है। उसके बाद में बेटा अपन ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट क्या है, कौन इसको जारी करता है। फिर इसके कंपोनेंट में 3 होते हैं, एक होता है बजट, एक होता है घाटे, एक होता है टैक्स व्यवस्था। तो फिर हम पढ़ेंगे बजट क्या होता है, बजट कौन बनाता है, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, राजस्व बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, और भारत सरकार का बजट 2026 ये 25-26 उसके बारे में विशेष जो पीटी में पूछे जा सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के घाटे देखेंगे, जैसे राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे बजट घाटा क्या होता है। फिर बेटा आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका राजकोषीय घाटा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा क्या है, ट्विन डेफिसिट जुड़वा घाटा क्या है, ये सारे अपन घाटे इसमें देखेंगे। फिर पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले टैक्स क्या है, टैक्स के प्रकार क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, टैक्स इंपैक्ट क्या है। फिर हम देखेंगे टैक्स की थ्योरी, जस्टिस थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, सर्टेनिटी थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ऐसे बहुत सारी टैक्स थ्योरी हैं वो पढ़ेंगे। फिर एक एक टैक्स को उठाएंगे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, वेट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गार, और फिर टैक्स से संबंधित विभिन्न कंसेप्ट जैसे ब्लैक मनी क्या है, टैक्स इवेजन क्या होता है, कर चोरी, टैक्स शेल्टर क्या होता है, टैक्स हेवन कंट्री क्या होते हैं। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई जो ये हवाला कारोबार होता है वो क्या होता है, गार के रूल्स क्या हैं। फिर एफआरबीएम एक्ट पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको डिटेल यहाँ पे देखा जाएगा, और एफआरबीएम एक्ट के जो रूल्स बनाए हैं या जो टारगेट्स हैं और हाल ही में क्या चेंजेस इसमें देखने को मिला वो सब इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन सब्सिडी के बारे में कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हालांकि ये जो सब्सिडी है, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अपना कौन सा है, सब्सिडी है। क्या है, सब्सिडी। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई सब्सिडी होती क्या है, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, सब्सिडी क्यों दी जाती है,
ठीक है, सब्सिडी के लाभ क्या है, सब्सिडी के नुकसान क्या है और सब्सिडी से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 11वां टॉपिक। इसके बाद में जो अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं तो वो है तुम्हारा 12। इसमें हम पढ़ेंगे ये जो अपना 16th फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और इसमें भी कौन सा पढ़ेंगे, 16वां वित्त आयोग। तो इसमें देखो पहले तो बेसिक जानेंगे कि भैया वित्त आयोग क्या है, इसके संविधान के अंदर कहां पे प्रोविजन किया, आर्टिकल 280 में क्या है, 281 में क्या है, कहां से कंसेप्ट हमने लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ जो संस्था वहां से। फिर इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति, कितने साल के बाद करता है, अब तक कौन सा बन गया, पहले के चेयरमैन कौन थे, 15वें के कौन थे, 16वें के कौन है, 16वें की रिपोर्ट कब आएगी, 16वें की रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वित्त आयोग के। वित्त आयोग जो है ये जो रिकमेंडेशन देता है वो हम देखेंगे, बजट से इसका क्या लेना देना होता है, इन सब चीजों के बारे में तुम यहाँ पे पढ़ने वाले हो। उसके बाद बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 13। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे अपना पीडीएस प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अरे राशन की दुकान कौन दे के आगे भैया, आप गांव में जावा गेहूं चावल ले रहा ना, तो आई वह पीडीएस प्रणाली। तो ई का मायने हर आदमी ने 5 किलो अनाज मिले, कौन मिले, ठीक है, गांव के मायने आपा भाई जगह गरीब आदमी रहे माने लाल रंग को राशन कार्ड, कोई कन मान लियो नीला रंग को राशन कार्ड, कोई कन धोला रंग को राशन कार्ड रहे, तो ये ओके है, यही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली को भारत के मायने कद से तो शुरुआत हुई हो, कटिया से शुरुआत हुई हो। ठीक है, ई का ऑब्जेक्टिव क्या है, ई का मायने चैलेंज क्या आवे है, ई का मायने रिफॉर्म के करया गया है, आज तक शांता कुमार कमेटी है बा कई रिकमेंडेशन दी है। तो अहियां आपा ई का मायने बढ़िया चीजा देखांगा, हंसी मजाक करता करता पढ़ांगा ताकि आपने कोई टेंशन आवी नहीं होना चाहिए और बढ़िया तरीका से ना आपने समझना है। तो इनमें के देखांगा कि भाई पहली चीज पीडीएस होता क्या है, शुरुआत कहां से हुई, ऑब्जेक्टिव क्या था, किन्होंने शुरुआत किया, राजस्थान में कहां से शुरुआत हुई थी, ब्यावर से 2 अक्टूबर 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत किया था। फिर पीडीएस प्रणाली का विकास, तो पहले ये पीडीएस था, फिर आरपीडीएस हुआ, फिर 97 में टीपीडीएस हुआ। ठीक है, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना आ गई, फिर 2000 जो 13 है उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, 5 जुलाई 2013 को लागू हो गया, और फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, और अब तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री बांट रहे हैं साहब। ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चैलेंज है, फिर इससे रिलेटेड जो स्कीम्स है रिफॉर्म के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड, ठीक है, आईएमपीडीएस, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, फिर मेरा राशन कार्ड ऐप, और अन्य जो चीजें हैं वो सब इसके अंतर्गत अपन देखने वाले हैं। फिर बेटा अगला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग। क्या है, फूड प्रोसेसिंग, यानी खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। देखो फूड प्रोसेसिंग और कुछ नहीं है, फूड प्रोसेसिंग तुम सब जानते हो, अरे मम्मा घर पे अचार डालती होगी, कभी लड्डू बनाई होगी, या मान लो कभी आपने खुद ने समोसे कचौरी बनाए होंगे, खाना खाते हो ना डेली, तो खाने के साथ में कभी दही खाया होगा, कभी छाछ खाई होगी, कभी पनीर खाया होगा, कभी बटर खाया होगा, कभी मान लो कि कोई सेका हुआ जीरा खाया होगा, कभी ये अमूल का दूध पिया होगा, कभी मान लो टेट्रा पैक के अंदर कोई कोका कोला पिया होगा। ये सब जितनी भी चीजें वाइन वगैरह हैं ये सब फूड प्रोसेसिंग का ही एग्जाम्पल है, चिप्स कुरकुरे बिस्किट चॉकलेट वगैरह, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए इसको पढ़ना है। तो खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, खाद्य प्रसंस्करण जो है ये भारत में क्यों बढ़ रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लाभ क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियां क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अग्रिम आवश्यकताएं क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के समक्ष जो चैलेंज है इसके निवारण के लिए योजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ठीक है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है,
और बहुत सारी ऑपरेशन ग्रीन्स योजना है, ठीक है। फिर इसके अलावा मेगा फूड पार्क स्कीम है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको इसमें पढ़नी है। फिर इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है वो भी आपको इसमें देखना है। और इसके बाद 15वां जो टॉपिक है उसको अपन ले ले तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति कौन सी है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो भाई मौद्रिक नीति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मौद्रिक नीति होती क्या है। क्या? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू मनी, मुद्रा से संबंधित जो नीति है वो क्या होती है? मौद्रिक। अब पिस्सा से लेन देन जी नीति को रह बिना आप मौद्रिक नीति क्या, ठीक है। तो मौद्रिक नीति को मतलब क्या होगा कि भाई वह नीति जिसका संबंध धन से है, धन के लेन देन से है। आरबीआई द्वारा इसको जारी किया जाता है, चूंकि देश के अंदर पैसों का मामला जो किसके पास आता है? आरबीआई के पास है ना, नोट जारी करता है वो। तो अपन इसमें देखेंगे कि पहला चीज मौद्रिक नीति क्या होती है, दूसरा हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा हम देखेंगे मौद्रिक नीति अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण यूज करती है वो क्या क्या है, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, SLR है, CRR है, SDF है, MSF रेट है, LTRO है, बैंक रेट है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। फिर आप गुणात्मक में देखेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स में तो भी का मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता क्या होती है। फिर उसके अंदर ये विभेदात्मक ब्याज दर प्रणाली क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, मोरल सुसन यानी नैतिक प्रभाव क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला जो अपना टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। कौन सा टॉपिक है? मुद्रास्फीति। अब देखो मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में अपन क्या क्या देखेंगे। पहली चीज तो मुद्रास्फीति होगा क्या है? तो मुद्रास्फीति क्या होती है? तो भाई देखो ऐसा है कि थे अगर ओ पेन 10 रुपया में खरीदा कदे, ओ पेन आपा कतरा में खरीदा 10 रुपया को एक पेन लिया आपा, प्रति पेन कतरा को हो 10 रुपया को हो, और आज यो पेन है 20 रुपया को होगो। भाई पेन वही है लेकिन ये पेन की पहला कीमत थी 10 रुपया, आज कीमत होगी 20 रुपया, तो कतरो महंगो होगो, 10 रुपया महंगा हो गया ना ये। अब थारसू में या पूछू भाई वो पेन कतरा % महंगो होगो, कि रेट बताओ, तो थे क्यों गुरुजी देखो 10 रुपया को हो पहला, और 10 रुपया की कीमत बढ़ गई तो परसेंट से 100 से गुणा कर दिया तो वो 100% महंगो होगो। तो आ रेट की जो की दर वह है, इना आपा बोला इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई की दर है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की दर को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, मतलब चीजें किस दर से महंगी हो रही है, ठीक है। जिससे आता है ना महंगाई दर घटी बढ़ी, अब तो किस सबसे कम है, रेपो रेट और इनको कम करेंगे, ऐसा आ रहा है ना आजकल अखबारों में। तो ये जो महंगाई है, इस महंगाई की दर को हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो जब वस्तु और सेवा महंगी हो जाए और रुपये की वैल्यू कम हो जाए, देखो बेचारे रुपए पहले 10 रुपए की औकात थी एक पेन, और अब 20 रुपया की औकात है एक पेन, मतलब अब 10 रुपया में पेन को ढकनो ही आवा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कम होगी ना, तो इसका मतलब अब क्या हो गया? रुपया तो हो गया सस्ता और पेन हो गया महंगा। तो महंगाई में क्या होता है? चीजें तो होती है महंगी और पैसा होता है सस्ता, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। अब यहाँ तो भाई वो क्यों हो रही है, यानी इसके कारण क्या है, महंगाई के कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद अपन को पढ़ना है महंगाई होती है तो इसका क्या तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्या इसका नेगेटिव, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट, सकारात्मक प्रभाव भी है नकारात्मक प्रभाव भी है। भाई किसान ने कांदो महंगो बिके तो किसान ने फायदो है, टमाटर महंगो बिके तो भी किसान ने फायदो है, और टमाटर सस्तो हो जाए, प्याज सस्तो हो जाए तो किसान का आंखें में आंसू आवे को ना हो भाई, तो बन महंगाई चाहे कौन चाहे। पर अगर मान लो महंगाई ज्यादा हो जाए तो आम आदमी गरीब आदमी ने आंसू आओगा फिर, और महंगाई कम है ज्यादा दोनों ही ना तो अच्छी है ना बुरी है, तो कम होना तो बहुत ही बुरी है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो महंगाई होती क्या है, महंगाई के कारण क्या है, महंगाई का प्रभाव क्या होता है। फिर महंगाई को मापने के सूचकांक पढ़ेंगे, जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डेफ्लेटर। मुद्रास्फीति को मापने का तीसरा सूचकांक क्या है? जीडीपी डेफ्लेटर, यानी मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक यूज करते हैं जीडीपी अपस्फीति कारक। इसके अलावा और सूचकांक है, जैसे एक होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स,
ठीक है, एक होता है सर्विस प्राइस इंडेक्स, एक होता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ये क्या क्या है इनको भी हम देखेंगे। फिर है मुद्रास्फीति से संबंधित कंसेप्ट, जैसे हिडन इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, या प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है, या मान लो क्रीपिंग रेंगती हुई या वॉकिंग चलती हुई, या रनिंग दौड़ती हुई, हाइपर अति, इस तरह की अर्थ। ये जो मुद्रास्फीति है ये क्या होती है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, अति मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। इसके अलावा हिडन इन्फ्लेशन क्या है, ब्रांडेड इन्फ्लेशन क्या है, ये सब इसके कंसेप्ट हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार तो क्या करती है और आरबीआई क्या करता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई को रोकने के लिए बाजार से पैसा सोख लेता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, पैसा बाजार से अपने पास मंगवा लेता है। कैसे, रेपो रेट को बढ़ाकर, ब्याज दरों को महंगा करके। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, और कई तरीके होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है मनी एंड मनी सप्लाई। मनी एंड मनी सप्लाई यानी मुद्रा क्या होती है और मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, मुद्रा एवं मुद्रा आपूर्ति, मनी एंड मनी सप्लाई। तो भाई देखो, पहली बात तो यह है कि आ मुद्रा वह के है भाई पिसा किन क्या आवा। तो मुद्रा मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जिससे हम लेन देन कर सके, एक्सचेंज कर सके, एनीथिंग विच इज यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहली बात तो जिसमें हम लेन देन कर सके। मान लो आपको ये पेन खरीदना है, तो भाई पेन कैसे खरीदोगे, सोनू ले जा खरीदोगा, दुकानदार कह दो भाई वो तो नकली है कौन दियो, या वो बेचारो थे कि ले भाई एक दानो बाजरा जत्रो सोनो ले ले, मानो पेन दे दे वो के भाई क्या दू मन के बतू तो असली लाए नकली लाए, दूसरों भी को कतरो मूल्य वो क्या समापे। तो पहली चीज मुद्रा क्या है, वह चीज है जिससे किसी वस्तु और सेवा का अपन मूल्य माप लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं और धन का संग्रहण करते हैं। तो मुद्रा मतलब क्या, जिसमें लेन देन किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, जिससे प्राइस मेजरमेंट किया जा सके। यानी मूल्य ये कितने का है, 10 रुपए, कितने का 20 रुपए, कितने का 50 रुपए का, तो वैल्यू आ रहा है ना इसका, धन संग्रहण कर सके। भाई तू कितना पति, करोड़पति, तू कितना पति, लखपति, तू कितना, ये अपनी पत्नी का पति। तो इससे क्या हो जाता है, अपना अपना धन का संग्रहण होता है। जैसे गोल्ड है, चांदी है, नोट है, चेक है, डीडी है, ड्राफ्ट है, करेंसी है, नकदी, ये सब क्या मुद्रा है। फिर मुद्रा के हम देखेंगे जारी करने के तरीके, भाई मुद्रा कैसे छापी जाती है। तो 3 विधियां हैं। एक होता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव मनी सिस्टम, जितना गोल्ड का मूल्य उतना नोट छाप दो। एक होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम कि भाई 1 करोड़ का गोल्ड आरबीआई रख ले केंद्रीय बैंक और 2 करोड़ की करेंसी छाप ले। कोई क्या भाई मैं तो 1 करोड़ का गोल्ड का बदला 10 करोड़ छापूंगा, कोई क्या भाई मैं 1 करोड़ का गोल्ड का बदला 100 करोड़ छापूंगा। भाई छाप ले। तो जो को 1 करोड़ का गोल्ड का बदले 1 करोड़ नोट छापा, वो बी का तो नोट की डिमांड ज्यादा रहेगी, और जो को 1 करोड़ का बदले 100 करोड़ छापा, वो बी का नोट कागज का टुकड़ा है और कोई को ना बन कोई कौन ले। डॉलर को डिमांड क्यों है, क्योंकि डॉलर जो है उसके पीछे गोल्ड की पावर है। ठीक है। और फिर तीसरा सिस्टम होता है मिनिमम सिक्योरिटी रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम सुरक्षा कोष प्रणाली। जैसे भारत के अंदर है कि हमने 200 करोड़ का आरबीआई में एक फंड बना रखा है, उस 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो हम रखते हैं गोल्ड और 85 करोड़ की डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी मुद्रा रखते हैं, हार्ड करेंसी। उसके बदले हम जितना चाहे उतना नोट छाप लें। बात समझ गए। अब ये क्या होता है, ये तो क्लास में जब टॉपिक चलेगा तब अपन पढ़ेंगे, अभी तो सिलेबस डिकोड कर रहा हूं मैं। ठीक है। फिर ये मनी सप्लाई पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ोगे M1, M2, M3, M4, फिर न्यू मनी टाइप 1, न्यू मनी टाइप 0, न्यू मनी टाइप 1, न्यू मनी टाइप 2, न्यू मनी टाइप 3। ये नाम सुना होगा आपने, NM0, NM1, NM2, NM3, ये क्या होता है। फिर L1, L2, L3 यानी लिक्विडिटी 1, लिक्विडिटी 2, लिक्विडिटी 3, ये क्या होती है। ये मुद्रा के घटक जब हम पढ़ेंगे ना मनी सप्लाई में, तो वहां पे आप पढ़ोगे। उसके बाद मुद्रा से संबंधित विभिन्न कंसेप्ट हम देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है बेटा वो है 18वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, आरबीआई और इसके कार्य, मतलब आरबीआई और इसके कार्य, हिंदी में लिख लेना इसको, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, आरबीआई और इसके कार्य। अब देखो पहली चीज तो है भाई आरबीआई के, 2 मिनट में सारो समझा दियो भाई थाने।
आरबीआई की स्थापना के लिए पहली बार भारत के मायने हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट दी हो अंग्रेजा ने। ठीक है, 1926 के माए बोलियो कि भारत के मायने एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, बी बैंक को नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इस जगह अंग्रेजा बे सुनता थोड़े बाग जू ही कौन रहेंगी बे कौन बनाया। 1931 का मायने एक कमीशन बने, भी कमीशन को नाम छो रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंट्रल बैंकिंग के लिए एक कमीशन बना। इसने भी कहा कि भाई हिल्टन यंग कमिटी को लागू करो, मतलब एक केंद्रीय बैंक बनाओ, स्टैब्लिश अ सेंट्रल रिजर्व बैंक। उसके बाद में दोस्तों अंग्रेजों ने 1931 में तो नहीं बनाया, लेकिन 1934 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट का नाम क्या रखा इन्होंने, उस एक्ट का नाम रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934। क्या नाम रखा? 1934, आरबीआई एक्ट 1934। तो यो जो आरबीआई एक्ट 1934 थो, ई एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1935 को कोलकाता में, ध्यान रखना मुंबई में नहीं था, कहां पे? कोलकाता में आरबीआई की स्थापना की गई थी 5 करोड़ रुपए लगा के, और ये निजी बैंक था। फिर 1937 के अंदर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से शिफ्ट हो गया मुंबई में। कहां पे हो गया? मुंबई में। और आज कहां पे हेडक्वार्टर है? मुंबई में। इसके अलावा इसके रीजनल हेडक्वार्टर भी होते हैं, जैसे अपना जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, भोपाल में, यानी हर राज्य की राजधानी में रहे। अब फिर अपन देखना है कि वो जो आरबीआई है वो पहला तो प्राइवेट हो, तो 1948 में एक कानून बनायो, और भी कानून को नाम है आरबीआई पब्लिक ओनरशिप ट्रांसफर एक्ट 1948, आरबीआई लोक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम। इस कानून के तहत जो इसकी प्राइवेट ओनरशिप थी उसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया, और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब आज 1949 से ये 100% भारत सरकार का स्वामित्व वाला बैंक है। वित्त मंत्रालय इसका बोस है, वित्त मंत्री आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, हालांकि ये स्वायत्त संस्था है। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। 1934 में एक्ट बना, 35 में स्थापना हुई, 1949 1 जनवरी को नेशनलाइजेशन हुआ। अब आता है कि इसको चलाता कौन है, तो इसका एक 20 लोगों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन यानी उनकी संरचना, तो एक आरबीआई का गवर्नर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 ब्रांचों के डायरेक्टर। ठीक है, 5, फिर 10 लोग होते हैं इसमें डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। 10 लोग कौन है? डायरेक्टर्स। और इसके जो 4 उप गवर्नर होते हैं, देखो, एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाले डायरेक्टर्स, और 10 होते हैं स्वतंत्र निदेशक। तो 19 और 1 होता है वित्त मंत्रालय का अधिकारी, यानी 20 लोग मिलकर के आरबीआई का कामकाज संभालते हैं। फिर प्रश्न आता है इसके काम क्या? तो बहुत सारे काम आरबीआई के। आरबीआई केंद्र का केंद्रीय बैंक, मतलब भारत का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता है। करेंसी जारी करता है, करेंसी को रेगुलेट करता है, बैंकों का बैंक है, बैंकों का रेगुलेटर है, बैंकों का अंतिम कर्जदाता है। ठीक है, और इसके अलावा भारत सरकार का मेन बैंकर है, जरूरत पड़ने पर उनको पैसा देता है। ठीक है, राज्य सरकारों का मेन बैंकर है। इसके अलावा ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, करेंसी जारी करता है, छापता है मार्केट में, उसको कंट्रोल करता है, यानी बहुत सारे इसके काम है। क्रेडिट कंट्रोल करना वो क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा अगला जो 19वां टॉपिक है वो है तुम्हारा बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया, तो बैंकिंग इन इंडिया यानी भारत में बैंकिंग का विकास। भारत में बैंकिंग का विकास। तो देखो, भारत को मायने पहलो बैंक खुलियो 1770 में। कब खुला था? 1770 में। नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आज तो बेचारा बंद हो गया, वो है भी नहीं। पहला बैंक का नाम क्या था? तो पहला बैंक भारत में खुला था 1770 में, और उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेजों ने खोला था। उसके बाद में 1806 में अपना दूसरा जो बड़ा बैंक खुला वो था बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 के अंदर एक बैंक खुला प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एक बैंक खुला प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास।
1921 में ये तीनों आपस में मर्ज हो गए और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आजादी के बाद 1955 में 1 जुलाई को इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो एसबीआई का डेवलपमेंट देखा। फिर 1965 के अंदर अपना इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया बना, 1981 में अवध कॉमर्शियल बैंक बना, 1994 में पीएनबी बैंक की स्थापना हुई। इस तरह से अलग अलग बैंकों का डेवलपमेंट हुआ। और 1969 में 1969 में इंदिरा जी ने एक साथ 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, मतलब प्राइवेट से उनको सरकारी बना दिया। और फिर 1980 में 6 ऐसे प्राइवेट बैंकों का और नेशनलाइजेशन कर दिया। तो नेशनलाइजेशन बैंक वाले हो गए थे कितने, 20। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो गया बैंक करप्ट दिवालिया, तो उसको पीएनबी में मर्ज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर किया गया, किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद 2 बैंक पीएनबी में मिलाए गए, ऐसे करके और सारे बैंकों का मर्जर करके, और ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर हो गई 11। एक बच गया एसबीआई, और टोटल बैंक है अभी सरकारी क्षेत्र के वो हैं 12। तो इसको हम देखेंगे, फिर इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, फिर पढ़ेंगे एसबीआई बैंक का डेवलपमेंट, फिर पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन के बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक, लीड बैंक, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है। और फिर बैंकिंग से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की कमिटीज देखेंगे, बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे एनपीए क्या होता है, बेड बैंक क्या होता है, डबल बैलेंस शीट क्या होती है। इसके बाद में बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज का रिकमेंडेशन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि भाई वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उसके चैलेंज क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या किया जा रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर यूपीआई क्या होता है, फिर आजकल ये डिजिटल जो करेंसी चल रही है ई रूपी, ये क्या है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये जो से बिटकॉइन वगैरह है ये क्या है, ट्रम्प करेंसी आजकल काफी चर्चा में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है, ये क्या चीज है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई यूपीआई कितने देशों में काम करने लग गया, 7 देश है ना भारत के अलावा विदेशों में, ठीक है, जैसे सिंगापुर है, ठीक है, यूएई है, फ्रांस है, नेपाल है। तो ऐसे और बहुत सारे देश हैं जहां पे भारत के अलावा यूपीआई से लेन देन किया जा रहा है, तो ये क्या है। फिर आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, ठीक है, और ये आईएमपीएस क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और एक एक चीज आपको याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही, एकदम ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि भैया ऐसा कोई चीज नहीं जो आपका छूट जाए, और इकोनॉमी से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आपको ना आए, ये गारंटी देता हूं मैं। इसके बाद 20वां जो टॉपिक है वो बेटा हम पढ़ेंगे इसमें अपना कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, या इसी कैपिटल मार्केट को तुम कह सकते हो शेयर मार्केट। क्या पढ़ेंगे इसमें, शेयर मार्केट, पूंजी बाजार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार या इसको शेयर बाजार भी कहते हैं, ये तो रोज तुम अखबार में पढ़ते होंगे इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। तो पूंजी बाजार अथवा शेयर बाजार। तो देखो पहली चीज तो हम पढ़ेंगे भाई कैपिटल मार्केट क्या होता है। भाई धन चाहिए बिजनेस करवा के लिए कंपनियां ने, तो एक तो थे खुद का पैसा लगा दियो, और दूसरा है बैंक में जार ले लियो, बैंक में महंगो मिलेगो, कम टाइम के लिए मिलेगो। तो दूसरो तरीको है कि भाई थे शेयर मार्केट से ले लियो, न तो कर्जो देनो, ब्याज कौन लागे, शेयर खरीदो तो। हालांकि बी कमाई ने भी तरीको रहे कि भाई थे अगर डिबेंचर बेचा तो ब्याज जाएगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अभी इतना समझो कि इस पूंजी बाजार में होता क्या है, कंपनियों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड जो है वो यहां से पूरी होती है। कंपनियों को दीर्घ काल के लिए पैसा चाहिए तो वो शेयर बाजार में जाते हैं, आईपीओ लाके, एफपीओ लाके, ठीक है। तो शेयर बाजार है क्या, शेयर बाजार में भारत कैसे परफॉर्मेंस है, विदेश में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी शेयर मार्केट, सेकेंडरी शेयर मार्केट। फिर शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, उसके काम वो पढ़ेंगे। फिर शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट जैसे तेजड़िया, मंदड़िया, बुल्स एंड बियर, हंगअप क्या होता है, क्रेस क्या होता है। शेयर मार्केट में कई बार आप देखते होंगे क्रेस हो गया, ठीक है, प्लेन क्रेस की तरह नहीं, क्रेस मतलब एकदम से गिरावट हो गया। हंगअप क्या होता है, फिर हेजिंग क्या होती है,
ठीक है। फिर एक आप पढ़ते हैं ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, एक पढ़ते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है, वायदा कारोबार, ये क्या होता है, कमोडिटी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, प्रोस्पेक्टस इश्यू, ये सब चीजें हम डिटेल पढ़ेंगे इसमें शेयर मार्केट में। इतना बता दूंगा कि तुम खुद शेयर मार्केट में लेन देन कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज मतलब इतनी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब ये चीजा आपा पढ़ लिया, एक बाद में आपा गरीबी बेरोजगारी आलो टॉपिक हो गो आपनो। फिर थोड़ी सी चीजा में आपा देखांगा जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी भी देखना है थोड़ो। ग्लोबल इकोनॉमी में वैश्विक अर्थव्यवस्था इन्हें बोलिया करा आपा। तो या जे की वैश्विक अर्थव्यवस्था है भाईलो, ई का मायना आपा के पढ़ांगा। तो ई में एक तो आपा पढ़ांगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, एक आपा पढ़ांगा ट्रेड डेफिसिट, एक आपा पढ़ांगा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक आपा पढ़ांगा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। अरे वो ट्रम्प आजकल बावड़ो यो फिर है ना, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, रेसिप्रोकल टैक्स रेसिप्रोकल टैक्स, वो के है वो इमा आपा अच्छा पढ़ांगा। ठीक है, और जब तक मन लागे भारत और ई के बीच में डील भी हो जाएगी, तो वो जो डोनाल्ड डंक जी दिखा ना ट्रम्प साहब, ओ के पागल हो रही है वो थाने अठे समझ में आओगे। फिर एक बाद में आपा पढ़ांगा एक्सचेंज रेट। जब कई बार आपा जावा गांव बाजार में, तो गांव में लिखियो रहे ना कि विदेशी मुद्रा डॉलर को रुपए में और रुपए को डॉलर में बदला जाता है। तो ये एक्सचेंज रेट क्या होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फोरेक्स, यानी कई बार आप पढ़ते हो ना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ के हो गया 700 बिलियन डॉलर, क्या हुआ है और इनको क्या प्रभाव पड़ा है, यो भी आपा देखेंगे फोरेक्स को। एक बाद में आप में 3 संस्थान पढ़ांगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एक पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। तो एक बाद में आप और के देखांगा। तो इम तो ये बताई दियो, एक पढ़ांगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक पढ़ांगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक अपन देखेंगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक बाद में आप कुछ रिपोर्ट्स देखांगा, कितना होगा देखो, टॉपिक होगा 22। अब वो 23 वो जो है इम आप दोस्तों के देखांगा, तो इम विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ांगा। तो रिपोर्ट्स में थाका सिलेबस का मायने जकी है, एक तो रिपोर्ट थाने पढ़नी है भाई कौन सी, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक रिपोर्ट थाने पढ़नी है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। बस ये दो ही दी हुई है थारा सिलेबस में। एक रिपोर्ट कौन सी है, मानव विकास सूचकांक, और दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स वाली रिपोर्ट है। ई के बाद में थाने आगलो जो को टॉपिक है, बी का मायने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यानी सरकारी पहल। अब पहल भाई मतलब के, तो मैं सीधो लिख दूं योजनाएं, ठीक है, के है सरकारी योजनाएं। तो भारत सरकार की जो सामाजिक कल्याण के लिए योजना हुआ करे है, या मान लो समाज का जो गरीब भाई बहन है, SC ST है, ठीक है, बैंक के लिए कौन सी योजना है, महिला के लिए कौन सी योजना है, किसाना के लिए कौन सी योजना है, उद्योगपतियों के लिए कौन सी योजना है, अपना जगह विद्यार्थी भाई बंधु है बेरोजगार बैंक के लिए की योजना है। ई टाइप की बहुत अच्छी अच्छी जबकि योजना है जबकि चर्चा में जबकि पूछी जा सके, वे सारी योजना के ऊपर थाने प्रश्न मिलेगा थे यूट्यूब पर। हमारा नाम से अगर ढूंढोगा प्रभात सैनी सर स्कीम्स, तो थाने 100 सैकड़ा योजना मिल जाएगी, थाने बेरो पड़ जाएगा कि यार बात सीधा प्रश्न आया करे है। ठीक है, तो ए सरकारी योजना आप ही का मायने देखांगा। ई के बाद में एक जो टॉपिक है यो है विविध। अब मैं अठे मिसलेनियस क्यों लिखियो, ई का मायने भाई आपा के पढ़ांगा, तो ई का मायने आपा के देखांगा कि अपना देश भारत के मायने बहुत सी करंट मुद्दा वह है जेका मने यह लागेगा कि अन्य पूछो जा सके है, तो बे भी थारा लास्ट में करवा दिया जाएगा। तो वो तो होगा आपनो इंडियन इकोनॉमी को पूरो और ग्लोबल इकोनॉमी को, PSI को सिलेबस। ई के बाद में राजस्थान इकोनॉमी, 26वां टॉपिक आपनों के हैं, वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो राजस्थान की इकोनॉमी हालांकि को अलग सिलेबस है, अठे में एक पॉइंट में ही लिख दियो राजस्थान इकोनॉमी। तो या जो कि राजस्थान इकोनॉमी है, ई का मायना आपा
जी हाँ, कृषि राजस्थान की देखांगा, उद्योग देखांगा, सेवा क्षेत्र देखांगा, पर्यटन देखांगा, पंचायती राज देखांगा, राज्य फाइनेंस कमीशन आपाई कमाईने पढ़ांगा, पशुपालन पढ़ांगा, राजस्थान की फसलों का प्रोडक्शन वगैरह देखांगा, फिर राजस्थान को बजट देखांगा, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और बी का बारे में पूरा डिटेल चीज आप अठे पढ़ांगा। तो ई का मायने थारा अच्छा खासा क्वेश्चन आवला। मतलब अहियां मान लियो भाई थे कि आपना पीएसआई का मायने पीएसआई का मायने जत्रो वेटेज इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी को अकेला को है, बत्रो वेटेज जगह 25 टॉपिक थे पढ़िया, बी का बराबर ही वेटेज थाने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिलेगो। यानी लगभग 14 प्रश्न 88 आया करे है और 18 ही प्रश्न आप पूरा इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी से आया करे है। तो ई को मतलब इना आप डिटेल पढ़ांगा। अब इका एक एक टॉपिक तो मैं अच्छे कौन लिखवा रही हूँ क्योंकि बड़ो हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन यहां से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस जो है ये तुम्हें याद रह गया अच्छे से, तो फिर तुम कम से कम आधी जंग जीत लेते हो। देखो हमें अधिकतर बच्चे तो क्या होते हैं, क्योंकि थानेदार और इनमें क्या होते हैं भाई अपन गांव के छोरे छोरियां हैं ज्यादातर, शहर वाला छोरा छोरी रहे ए भाई बिजनेस कर ली है, ए दूसरी दुनिया के मायने जी ली कि जहाँ एआई में चल गा, रोबोटिक्स में चल गा। क्यों शहर में है तो माता पिता बचपन से ही आने बिया बड़ो करे हैं। आपा ठेरे गांव का, आप जी मारो ठोड़ देखो तो थाने गांव के मायने मिलेगो रोयल, भी को नाम तो है रोयल, लेकिन रोयल नाम की कोई चीज को नहीं। हालांकि बड़े यूरेनियम बहुत मिले राजस्थान में, सबसे हमारा घर के जस्ट पीछे ही है। तो आपा गांव में रहिए तो आपा ने कौन बताया, अपना मास्टर में भी अपना 3rd ग्रेड पास कर रागा गांव में छोटी स्कूल आगे मायना आपा पढ़िया तो आपा ने ज्यादा नॉलेज कौन होवे, लेकिन आपा कम से कम मेहनती होवा, ईमानदार होवा अपनी करियर ने ले कि भाई मेरे को पीएसआई बनना है, मेरे को आरएस बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को टीचर बनना है, मेरे को ये बनना है, तो उसके प्रति मैं ईमानदार हूं। अब मैं आ कौन कह रही हूँ कि भाई शहर वाला कौन है, तो शहर वाले तो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो इस फील्ड में आते कम है। वो सरकारी सेक्टर में कमा के प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं और वो सक्सेसफुल हैं, ठीक है। क्योंकि भाई महंगी स्कूलों में पढ़ा है बाका यार भाईला भी भाई बड़ी बड़ी घराला रहेगा, तो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रहे हैं, विदेश चल जाए, लेकिन आपा अपना देश का मायने आप गांव और गरीबी का मायने जेड़ा जका भी आदमी है, तो भाई सब जाने है कि भाई गांव का मायने जो रह भी नहीं, या तो खेती बाड़ी करनी पड़े, या तो मनरेगा में जाएगो, या फिर बाठा फोड़ना पड़े, अथवा तो वो मेहनत कर लियो तो भी ना सरकारी नौकरी तो मिल ही जावे। तो आप पीएसआई की तो औकात ही कहेगी थे न बन पाओ, थारा किस्मत कमाए ने लिखवार ले आड़ा हो कि सरकारी नौकरी थाने मिलसी तो मिलसी ही भाई, लेकिन बी के लिए बेटा थाने सबसु हटर मेहनत करनी पड़सी। और ई कोचिंग का मायने अगर थे आवो हो और मारे माला विश्वास रखो पूरी टीम का माला वेद IAS एकेडमी में, तो मैं थाने भाई अत्रो विश्वास दिलाऊं हूं कि थारो चयन जरूर हो जासी। ऐसी कोई ताकत को नहीं जकी थाने ई परीक्षा के मायने पास हो बासे रोके बा, एक ही ताकत है जेकी रोक ले बाओ थे खुद। और थे खुद क्या ना हो भाई, थे ये ना हो कि अगर थे ईमानदार कोनी थारी परीक्षा ने लेर, थारी परीक्षा ने लेर थे तैयारी ने करो सीरियसली, थे जयपुर अगर अड़े थाने हवा लागी जयपुर वाली पार्क में बैठो कोई छोरी चोरा के साथ में, तो फिर थे पढ़ाई से चूक जाओगा। और अगर थे अठे आया और अठे आर केवल पढ़ाई करया, कोचिंग आया, पढ़ाई करया, टेस्ट दिया, लाइब्रेरी में बैठा, तो थे पक्का थानेदार बनोगा। इन कोई रोक कौन सके, लिखवार ले लियो बाठा सु, ठीक है। तो वो आपनो सिलेबस होगो। अब अगली क्लास में आपा एक एक टॉपिक उठाऊंगा और एक बाद में आपा के करांगा क्लास के मायने जब थे मिलोगा तो थाने बढ़िया सु पढ़ाऊंगा एकदम। थे भी भाई देखो मारे लिए टाबर बराबर हो, माखा टाबर थे बराबर हो, और थे थानेदार बनोगा। अगर मैं गलत पढ़ाया थानेदार बनया पाच कदे माखी गाड़ी को चालान कटवा दिया तो, या कदे माने ही बटे बोला आओ गुरुजी आओ, थे तो मन चौको कौन पढ़ाया और जो को पढ़ाया तो थे अरे गुरुजी ने लिया रहे ठीक है, और बढ़िया आराम से खातिरदारी करोगा तो भाई माँ को भी सीनो चोड़ो हो जाएगो है कि माँ को भी पाव खून तो जद बढ़ जाए। मारा छोरा अगर पास होगा, मारा स्टूडेंट पास होगा, बे बोलिया गुरुजी थारसू पढ़िया में जीएस थे, इंटरव्यू लिया माँ को, तो भाई माने भी बढ़िया लागे है। तो चलो बढ़िया है, वेद IAS एकेडमी में स्वागत है थाको। और 25 तारीख सु थाको बेच सुबह शुरू हो रही है, जितना जल्दी वैसे के एडमिशन लियो और थाका जगह यार दोस्त है बाने भी बुलाओ और फिर बढ़िया सु तैयारी करो। एक बार अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। चलिए थैंक यू।